सीएसएन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि अच्छा होंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग क्लास 11 के, ठीक है, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि क्लास 11 का मॉडल सेट निकल चुका है। तो क्लास 11 के जो मॉडल सेट है आप लोग का हिंदी ऐच्छिक यानी इलेक्टिव विषय का कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो में करेंगे, ठीक है। इससे पहले आप लोग का हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स का कंप्लीट सॉल्यूशन हम लोग कर चुके हैं। अगर नहीं देखे तो जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए एक एक प्रश्नों को हल करते और समझते हैं, ठीक है। चलिए एक एक प्रश्नों को, जैसे कि पहला प्रश्न आप लोग का गद्यांश है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 4 के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो गद्यांश बनाने का तरीका क्या है कि गद्यांश को सबसे पहले शुरू से अंतिम तक पढ़ लेंगे, ठीक है। तो हम तो पहले ही पढ़ लिए और आप लोगों का सोल्यूशन भी कर चुके हैं। तो आप लोग ये बोला गद्यांश पहले पढ़ लीजिएगा, उसके बाद सोल्यूशन कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम केवल यहाँ पर उत्तर बढ़ाते देखते हैं और समझते भी साथ साथ में। जैसे कि पहला प्रश्न 1 नंबर है कि संस्कृत की शाश्वत धारा के निर्माण में कौन सहायक होते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि पैसेज के अनुसार इसका आंसर हो जाएगा महाकवि एवं मनीषी चिंतक, यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही उत्तर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर 2 नंबर है। 2 नंबर प्रश्न है कि लोक में उच्चतम जीवन आदर्श की स्थापना कौन करते हैं। तो पैसेज के अकॉर्डिंग लोक के उच्चतम जीवन आदर्श की स्थापना कौन करते हैं? सत्वधर्मी, यानी ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर 3 नंबर है। 3 नंबर प्रश्न है कि राजनीतिक और आर्थिक अवस्थाएं किस बात का अनुपालन करके सार्थक हो पाती है। तो शाश्वतता, यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर 4 नंबर है। 4 नंबर प्रश्न क्या है कि व्यय का विलंब शब्द कौन सा होता है। तो व्यय का विलंब यानी विपरीत शब्द क्या होता है? आय होता है, यानी ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही उत्तर है। अगला है यहाँ पर पद्यांश, जो कि प्रश्न संख्या 5 से 8 तक है। तो यहाँ पर भी सबसे पहले पद्यांश को मतलब यहाँ पर शुरू से अंतिम तक सबसे पहले पढ़ लीजिए और एक एक प्रश्न का हल कीजिए, ठीक है। तो 5 नंबर जैसे कि प्रश्न यहाँ पर कि कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मर सकता, पंक्ति से क्या तात्पर्य? इस पंक्ति का क्या तात्पर्य है? तो इसका अर्थ है कि कुछ आशाएं पूरी ना भी हो तो भी जीवन नष्ट होते, यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर 6 नंबर है। 6 नंबर प्रश्न है कि अश्रु की उपमा कवि ने किससे दी। अश्रु शब्द की उपमा कवि ने किससे दी? सपनों से दी, यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही उत्तर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर 7 नंबर है। 7 नंबर प्रश्न है कि प्रस्तुत काव्यांश के माध्यम से कवि ने क्या प्रेरणा दी है। तो पद्यांश के अनुसार कवि ने यहाँ पर प्रेरणा दी है कि निराशा त्याग कर कर्मशील बनने की, यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 8 नंबर है। 8 नंबर प्रश्न है कि छिप छिप अश्रु बहाने वाले मोती व्यर्थ बहाने वाले पंक्ति में कौन सा अलंकार है। देखिए यहाँ पर अलंकार से पूछा गया है। तो इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें अलंकार है पुनरुक्ति प्रकाश, यानी ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। अगला खंड आते हैं खंड ख में, जो कि रचनात्मक लेखन एवं अभिव्यक्ति और माध्यम है, ठीक है। यहाँ पर अगला प्रश्न इसमें है कि 9 नंबर कि जनसंख्या माध्यमों का प्रमुख कार्य क्या है। तो जनसंख्या माध्यम का प्रमुख कार्य क्या है? सूचना देता है जनसंख्या के द्वारा, शिक्षित बनाता है, रोजगार संबंधी जानकारी देता है। उसके बाद तो ये सभी उत्तर, इनमें से सभी ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही उत्तर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि पत्रकारिता के विकास में कौन सा मूल भाव सक्रिय रहता है। तो कौन सा मूल भाव सक्रिय रहता है? जिज्ञासा, यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 11 नंबर है। 11 नंबर प्रश्न है कि विचारों के आदान प्रदान की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है। तो विचारों के आदान प्रदान सबसे प्राचीन शैली, प्राचीन में किसके द्वारा विचारों का आदान प्रदान होता है? पत्र के द्वारा, यानी पत्राचार, यानी ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर 12 नंबर है। 12 नंबर प्रश्न है कि भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र जो कि बंगाल गजट है का प्रकाशन वर्ष कब है। तो इसका बंगाल गजट का प्रकाशन कब किया गया था? 1780 ईस्वी, यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न है। 13 नंबर प्रश्न है कि संचार के मुद्रण माध्यम से किसे शामिल किया गया। तो संचार के मुद्रण शामिल में समाचार पत्र को भी शामिल किया गया, पत्रिकाओं को भी शामिल किया गया और पंफलेट्स को भी, यानी ये सभी ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न 14 नंबर है। प्रश्न है कि संपादकीय किसके द्वारा लिखा जाता है। तो संपादकीय संपादक के द्वारा लिखा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न 15 नंबर है कि फीचर में तथ्यों की प्रस्तुत का ढंग होता है। तो फीचर में प्रस्तुत का ढंग क्या होता है? ढंग होता है यहाँ पर मनोरंजक होता है, यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर 16 नंबर है। 16 नंबर प्रश्न है कि औपचारिक पत्र में किन पत्रों को शामिल किया जाता है। तो औपचारिक पत्रों में संपादकों के नाम पत्र भी शामिल किया जाता है, शिकायती पत्र भी, व्यावसायिक पत्र भी, यानी ये सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न 17 नंबर है कि रिमाइंडर को हिंदी में क्या कहते हैं। तो रिमाइंडर का हिंदी क्या होता है? आप लोग तो जानते हैं, रिमाइंडर का हिंदी
होता है यहाँ पर अनुस्मारक, यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 18 नंबर है कि नोटिस को हिंदी में क्या कहा जाता है? तो नोटिस को हिंदी में क्या कहा जाता है? नोटिस को सूचना कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अब खंड में गौ में आते हैं जो कि पाठ्य पुस्तक से है और जो कि पद्यांश से है। तो सबसे पहले यहाँ पर पद्यांश को पढ़ लीजिएगा और 19 से 22 तक प्रश्न पद्यांश से ही है। ठीक है, तो यहाँ पर पढ़ लीजिएगा अच्छी तरह से, उसके बाद हल कीजिएगा। तो चलिए हल करते हैं। 19 नंबर प्रश्न की प्रस्तुत पंक्तियों के कवि है, पंक्तियों के कवि कौन है? सूरदास है, यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न 20 नंबर है। 20 नंबर प्रश्न की प्रस्तुत काव्यांश की भाषा क्या है? तो प्रस्तुत काव्यांश की भाषा है ब्रज भाषा, यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 21 नंबर है। 21 नंबर प्रश्न की किसे एक पाव को खड़ा करके रखा जाता है? तो एक पाव को खड़ा करके रखा जाता है गोपाल को, यहाँ पर पद्यांश के अनुसार, यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 22 नंबर है कि नंद लाला को कौन नचाता है? तो नंद लाला को नचाता है यहाँ पर मुरली, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 23 नंबर है कि बोरत तो बोरियों पे निचोरत बने नहीं, पंक्ति में किस त्योहार का वर्णन है? तो इसमें वर्णन किया गया है होली का, यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न 24 नंबर है कि झरी झरी झीनी बूंद है, परतो मानो में झरी झरी में कौन सा अलंकार है? ठीक है, देखिए अलंकार यानी व्याकरण सेक्शन से पूछा गया है, तो ये कौन सा अलंकार है? झरी झरी, तो ये रूपक अलंकार है, यानी ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न 25 नंबर की प्रकृति का सुकुमार कवि किन्हें कहा जाता है? तो प्रकृति का सुकुमार कवि किसको कहा जाता है? सुमित्रानंदन पंत को। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 26 नंबर है। 26 नंबर प्रश्न की संध्या के बाद कविता का मूल स्वर क्या है? तो संध्या के बाद कविता का मूल स्वर था ग्रामीण जीवन का सामाजिक अर्थात, यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 27 नंबर है कि बादल को घिरते देखा है कि कवि कौन है? तो बादल को घिरते देखा है कि कवि का क्या नाम है? नागार्जुन, यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही उत्तर। ठीक है, अगला आप लोग का गद्यांश है जो कि 28 नंबर से 31 नंबर तक है, जो कि यहाँ पर दिया गया है। तो सबसे पहले इसको पढ़ लीजिएगा, उसके बाद हल कीजिएगा। चलिए हल करते हैं। अगला यहाँ पर 28 नंबर प्रश्न है, प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से ली गई है? तो ये जो गद्यांश लिया गया है, ये गद्यांश लिया गया दोपहर का भोजन से, यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न 29 नंबर है कि विभाग की क्लर्कर से किनकी छटनी हुई? तो किनकी छटनी हुई? मुंशी चंद्रिका प्रसाद, यानी ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न 30 नंबर है। 30 नंबर प्रश्न है कि आंगन की अलगनी पर कोई पेबंद लगी एक गंदी साड़ी टंगी थी, किस साड़ी की बात कही गई है? तो ये इसमें साड़ी की बात कही गई सिद्धेश्वरी की, यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न 31 नंबर है। 31 नंबर प्रश्न है कि प्रस्तुत पंक्तियों के लेखक कौन है? तो इस पंक्तियों के लेखक कौन है? अमरकांत जी, यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न 32 नंबर है। 32 नंबर प्रश्न है कि टॉर्च बेचने वाला वादे के मुताबिक कितने साल बाद उस जगह पहुंचा जहां उसे दोस्त से मिलना था? ठीक है, तो कितने साल बाद पहुंचा? 5 साल बाद, यानी ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न 33 नंबर है कि गूंगे को किसने पाला था? तो गूंगे को पाला था किसने? गूंगे को पाला था उसके बुआ और फुआ ने, यानी ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न 34 नंबर है कि ज्योतिबा फुले ने किस संस्था की स्थापना की? तो ज्योतिबा फुले की स्थापना किसने की? सत्यशोधक समाज ने, यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 35 नंबर है कि उसकी माँ किस विधि की रचना है? तो उसकी माँ यहाँ पर रचना है कहानी की, यानी ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 36 नंबर है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुसार उन्नति के लिए क्या अनिवार्य है? उन्नति के लिए क्या अनिवार्य है हरिश्चंद्र के अनुसार? तो हरिश्चंद्र के अनुसार उन्नति के लिए, मनुष्य के लिए उन्नति के लिए क्या आवश्यक है? जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए, परदेशी भाषा भी सीखना चाहिए और मतांतर के होना चाहिए। इनमें से सभी ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न 37 नंबर है कि अंडे के छिलके किस प्रकार के एकांकी है? तो अंडे के छिलके पारिवारिक एकांकी है, यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न 38 नंबर है कि हुसैन की कहानी अपनी जवानी में हुसैन कौन से बोर्डिंग स्कूल भेजे गए थे? हुसैन को कौन से बोर्डिंग स्कूल में भेजा गया था? तो हुसैन को भेजा गया था बड़ौदा बोर्डिंग स्कूल, यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न 39 है कि आधुनिक भारतीय चित्रकला के प्रमुख स्तंभ मकबूल फिदा हुसैन को 1973 में किस सम्मान से अलंकृत किया गया था? तो हुसैन को 1973 में कौन सा पुरस्कार दिया गया था? किस सम्मान दिया गया था? सम्मान दिया गया था पद्म भूषण सम्मान, यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही उत्तर है। अब अगला प्रश्न अंतिम प्रश्न है जो कि 40 नंबर है। प्रश्न है कि आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? तो आवारा मसीहा जीवनी विधा की रचना, यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, तो चलिए आप लोग का 40 का 40 सोल्यूशन इस वीडियो में हो चुका है। ठीक है, तो चलिए सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल में
कोई नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।